गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 28 और 29 ऑफ नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, बट नथिंग टू वरी अबाउट। जो भी क्वेश्चंस हमारे कल मिस हुए हैं उनको हम आज के सेशन में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज रिवीजन इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो उनको हम आज कवर कर लेते हैं। उसके बाद फिर कल से हम अपना रिवीजन पैटर्न स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड द जीआई टैग फॉर द कैश्यूज। कौन सा स्टेट है जिसको जीआई टैग मिला है इनके काजू के प्रोडक्ट के लिए। तो हाल ही में जीआई टैग कैश्यू के लिए दिया गया है गोवा स्टेट को। इसी के साथ ये इकलौता काजू का प्रोडक्ट है गोवा से जिसको कि लेबल किया गया है एज गोवन कैश्यू, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो जीआई टैग है वो कैश्यू की या उस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को प्रोटेक्ट करता है और कंज्यूमर्स को हेल्प करता है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सकें बिटवीन ऑथेंटिक एंड इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा मिसलीडिंग लेबलिंग को भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। क्यों ज़रूरत पड़ी ऐसा करने की? क्योंकि जो अफ्रीका से काजू इंपोर्ट किए जा रहे थे गोवा में, उनको गोवन कैश्यू का नाम देके सेल किया जा रहा था गोवा स्टेट के अंदर। यही रीज़न था कि यहाँ के इस कैश्यू को अब जीआई टैग दे दिया गया है, तो अब कोई भी ऐसी मिसलीडिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है गोवा स्टेट। गोवा स्टेट में कुछ दिनों पहले एक प्रोडक्ट है मैंगो का जिसको जीआई टैग दिया गया। इसका नाम था मनकुराद मैंगो। ये एक मैंगो की वेराइटी है, ठीक है। इसके अलावा हम जम्मू एंड कश्मीर से कुछ प्रोडक्ट्स देखें जिनको आजकल जीआई टैग दिया गया है या इसी साल जीआई टैग मिला है। तो इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा बसोहली पेंटिंग। बहुत बार मैंने आपको ये रिवाइज करवाया हुआ है। सेकंड नंबर पे है मॉरल मशरूम, ये मशरूम की एक वैरायटी होती है। थर्ड नंबर पे आता है राजौरी का चिकरी वुड क्राफ्ट और फोर्थ पे एक राइस की वैरायटी है जिसका नाम है मुश्क बुदजी राइस, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट जम्मू एंड कश्मीर के हैं और इनको इसी साल में जीआई टैग दिया गया। लद्दाख से एक प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है। ये यहाँ का वुड कार्विंग है, जो वुड्स के ऊपर कार्विंग की जाती थी वो यहाँ की बहुत ज़्यादा स्पेशल है और इनको इसी साल जीआई टैग दिया गया। तमिलनाडु से कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको इसी साल जीआई टैग दिया गया है। इसमें पहला है एक ग्रेप की वैरायटी जिसका नाम है कंबम ग्रेप्स, ठीक है। सेकेंड है मना मदुरई पॉटरी, ओके। तो ये दो प्रोडक्ट तमिलनाडु से हो गए जिनको हाल फिलहाल जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द घोल स्पेशीज एज द स्टेट फिश। किस स्टेट ने घोल स्पेशीज को अपना स्टेट फिश हाल ही में अनाउंस कर दिया है? तो ये है गुजरात स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने अनाउंस किया घोल स्पेशीज को अपनी स्टेट फिश। और कब किया है? तो आंसर है ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 के दौरान, ठीक है। तो ये जो स्पेशीज है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने स्विम ब्लैडर के लिए जिसका कि यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, और ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ये जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। गुजरात का जो एनुअल फिश एक्सपोर्ट है फिलहाल वो कितना है? 5000 करोड़ रुपीज़। इसी के साथ इंडिया का जो भी फिश एक्सपोर्ट होता है उसका अकेले 17% गुजरात अकाउंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है गुजरात। गुजरात स्टेट ने घोल स्पेशीज को डिक्लेयर किया है अपना स्टेट फिश। अच्छा, इसके अलावा वेस्ट बंगाल भी आजकल चर्चे में है। किस वजह से? क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसके बाद स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को हेल्प मिलेगी कि वो फंड्स रेज कर सकें थ्रू द कैपिटल मार्केट। इसका एम है अवेयरनेस को क्रिएट करना अमंग द एमएसएमईज इन द स्टेट रिगार्डिंग द फंड रेजिंग। किसी हेल्प से? तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मैकेनिज्म को यूज करके यूजिंग द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एमर्ज, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस स्टेट के साथ साइन किया है जिसके बाद अब वो हेल्प करेंगे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फंड्स को रेज करने में थ्रू द कैपिटल मार्केट। तो आंसर है वेस्ट बंगाल स्टेट। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द साथी पोर्टल। साथी पोर्टल किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? सबसे पहले साथी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। क्या बताया? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो ये एक तरह का ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है जिसको कि लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आईआईटी
कानपुर के साथ मिलके, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सभी स्टेट्स को ये कहा है कि वो अपने स्टेट में रहने वाले स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स को इनकरेज करें कि वो इस न्यूली लॉन्च्ड पोर्टल का यूज़ करें फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। साथ ही एक तरह का ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल किया गया है विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो साथ ही पोर्टल किसका है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अच्छा, इसके अलावा नोहा दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग आजकल काफ़ी चर्चे में है। ये एक न्यूली डिस्कवर्ड स्पेशीज है। अगर आपसे पूछा जाए कौन से स्टेट में ये मिला है तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ के नामदफा कामलांग लैंडस्केप में हमें मिला है और इसका नाम भी रखा गया है आफ्टर द नोहा दिहिंग रिवर, जो कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी होती है ब्रह्मपुत्र रिवर की, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नोहा दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग जो कि एक न्यूली डिस्कवर्ड स्पेशीज है, ये हमें कौन से स्टेट से मिली है, तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, यहाँ पे जब स्टॉक एक्सचेंज की हमें बात कर ही रहे हैं तो याद रखिएगा कि IRRA मतलब इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस, ये डेवलप हो चुका है बाय ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस जॉइंटली, दैट इज BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, MCX एटसेट्रा, और इसको लॉन्च कर दिया है सेबी के चेयरपर्सन मधाबी पुरी बूच ने, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस है ये सर्व करेगा एज अ प्रोटेक्टिव मेजर इन्वेस्टर्स के लिए सभी तरीके के टेक्निकल इश्यूज को समझने में जो कि एक्सपीरियंस करते हैं ट्रेडिंग मेंबर और अ स्टॉक ब्रोकर जो कि रजिस्टर्ड होते हैं विद सेबी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म को किसने डेवलप किया है या किस बॉडी ने डेवलप किया है, तो आंसर हो जाएगा सभी स्टॉक एक्सचेंजेस ने, ओके। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। वज्र प्रहार इज द ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? वज्र प्रहार कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा USA। ये 14th एडिशन था इंडिया और USA की इस एक्सरसाइज का, वज्र प्रहार जिसका नाम है, और इस साल ये कहाँ पे हो रहा है, तो आंसर है मेघालय स्टेट में, ठीक है। तो इंडियन आर्मी का जो कंटिजेंट है उसको लीड कर रहे हैं स्पेशल फोर्सेस पर्सोनल फ्रॉम द ईस्टर्न कमांड, और इसका जो पहला एडिशन था वो 2010 में कंडक्ट हुआ था इंडिया के अंदर। तो या ज़्यादातर जो ये एक्सरसाइजेस होती हैं अल्टरनेट बेसिस पे इनके वेन्यूज होते हैं। तो पिछले साल ये USA में हुआ था, इस साल ये इंडिया में हो रही है। कहाँ पे, कौन से स्टेट में, तो आंसर है मेघालय। दो ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सरसाइज से। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है। सेकेंड क्वेश्चन इसके वेन्यू के बेसिस पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री टू लैंड अ कमर्शियल एयरक्राफ्ट इन लो विजिबिलिटी? इंडिया का कौन सा पहला एयरपोर्ट है जो कि लैंड करेगा कमर्शियल एयरक्राफ्ट को लो विजिबिलिटी में भी? तो ये है देवगढ़ एयरपोर्ट। ये कहाँ पे है? झारखंड स्टेट में। इसी के साथ ये पहला एयरपोर्ट है कंट्री का जो लैंड करेगा कमर्शियल एयरक्राफ्ट को लो विजिबिलिटी में, और इसकी कैपेबिलिटी है कि ये लैंड करेगा कमर्शियल एयरक्राफ्ट को इवन इन अ विजिबिलिटी ऑफ जस्ट 3200 मीटर्स, ओके। तो स्पेशल विजुअल फ्लाइट रूल ऑपरेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं फॉर कमर्शियल फ्लाइट्स पहली बार फ्रॉम देवगढ़ एयरपोर्ट, ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो देवगढ़ एयरपोर्ट है कौन से स्टेट में लाई करता है, याद रखिएगा झारखंड में। किस वजह से चर्चे में है? क्योंकि ये पहला एयरपोर्ट है कंट्री का जो कि अपने कमर्शियल एयरक्राफ्ट को लैंड करा सकता है लो विजिबिलिटी में, ठीक है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा फिश है या कौन सी फिश है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है टू टैकल द मॉस्किटो रिलेटेड इशूज़? तो पिछले कुछ महीनों में ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है और गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ जो हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब वगैरह में वो इंट्रोड्यूस करा रही हैं मॉस्किटो फिश को इनटू रीजनल वाटर सोर्सेज ताकि मॉस्किटो रिलेटेड इश्यूज़ को टैकल किया जा सके। और विशाखापट्टनम में ऑफिशियल्स फिलहाल प्लान कर रहे हैं कि 6 लाख मॉस्किटो फिशेस को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, और कुछ महीनों पहले ऑलरेडी 20 लाख मॉस्किटो फिशेस को इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो मॉस्किटो की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मॉस्किटो रिलेटेड इश्यूज जो भी हमारे होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है, जिसके बाद मॉस्किटो फिश को वाटर रिसोर्सेज में एंटर कराया जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी पर्टिकुलर फिश है जिसको इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया है टू टैकल द मॉस्किटो रिलेटेड इशूज, याद रखिएगा इसका नाम है मॉस्किटो फिश। एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मेनी बेड्स आर एडवाइज्ड पर 1000 पीपल एज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर? WHO के मुताबिक कितने बेड्स होने चाहिए 1000 लोगों के ऊपर, या 1000 लोगों में कितने एटलीस्ट बेड्स होने चाहिए हमारे पास?
तो ग्लोबल हेल्थ केयर रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया जो है वो शॉर्टेज में है, क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज है 2 बिलियन स्क्वायर फीट की हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में टू एडिक्वेटली सर्व आवर पॉपुलेशन ऑफ 1.42 बिलियन। ठीक है, तो जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से 2 बिलियन स्क्वायर फीट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास और होना चाहिए। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी रिकमेंड किया है कि 1000 लोगों में एटलीस्ट 3 बेड्स होने ही चाहिए। इसी के साथ इंडिया में ये पता चला कि हमें एडिशनल 2.4 मिलियन बेड्स की जरूरत है टू मीट दिस रिकमेंडेड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसी वजह से ये चीज न्यूज में थी। याद रखिएगा, WHO के हिसाब से 1000 लोगों पे हमें 3 बेड एटलीस्ट फैसिलिटेट करके रखना चाहिए। ओके, विच इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विद रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम? कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इससे रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा अटल इनोवेशन मिशन, जो कि पार्ट है नीति आयोग का। इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इस इनिशिएटिव की हेल्प से स्टार्टअप्स को असिस्ट किया जाएगा, साथ ही स्मॉल टू मिड साइज्ड एंटरप्राइजेस को फोकस है सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, साथ ही कोलैबोरेशन को इंक्रीज किया जाएगा बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो रिलेटेड है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन दैट इज राइज एक्सेलरेटर प्रोग्राम से। आंसर है अटल इनोवेशन मिशन। इसके अलावा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिलेटेड है फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज? तो ये है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो DRDO और इंडियन नेवी ने कोलैबोरेट किया है, जिसके बाद इन्होंने सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर लिया है गाइडेड फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ द फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। और ये जो ट्रायल्स हैं कि कंडक्ट हुए हैं फ्रॉम अ सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। इसी के साथ ही हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट रहा सेल्फ रिलायंस को अचीव करने में इन स्पेशलाइज्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी, जिसके बाद हमें कुछ गाइडेंस टेक्नोलॉजीज इनकम्पास कर ली हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलेटेड है इससे। आंसर है DRDO। नेक्स्ट है विच ऑटोमोबाइल कंपनी हैज अनाउंस्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,300 crore रुपीज टू सेट अप अ न्यू प्लांट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका? कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसने 3,300 crore रुपीज का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है? किस लिए? कर्नाटका में एक नया प्लांट सेटअप करने के लिए। तो ये है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स, और इनके 25 साल पूरे हो चुके हैं इंडिया के अंदर। इसी चीज़ को मार्क करने के लिए इन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट 3,300 crore रुपीज़ का अनाउंस किया है, जिसके बाद ये कर्नाटका में एक नया प्लांट अपना एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्लांट है इनका, ये प्लांट नंबर 3 रहेगा और ये ऑपरेटेड हो जाएगा 2026 से। इसका एम है 1 लाख यूनिट्स एनुअली प्रोड्यूस करना 2 शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स। अच्छा, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया है विद्या समीक्षा केंद्र। कहाँ पे? शिमला में। ठीक है, तो ये जो डेटा रिपोजिटरी है ये इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेगा फ्रॉम सभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इनिशिएटिव्स, और इसका एम है रियल टाइम स्टेटस को मॉनिटर करना, जिसमें कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज इंक्लूडेड होंगी अंडर समग्र शिक्षा। और जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके प्रोग्रेस को देखा जाएगा इसकी हेल्प से, लर्निंग आउटकम्स को ट्रैक किया जाएगा और ड्रॉप आउट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो यही सब काम है इसका। याद रखिएगा कौन सा स्टेट है जिसने विद्या समीक्षा केंद्र इनॉग्रेट किया है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है यूएस बिगैन जॉइंट मैरीटाइम एंड एयर पेट्रोल्स इन द साउथ चाइना सी विद विच कंट्री? यूएस ने हाल ही में जॉइंट मैरीटाइम एंड एयर पेट्रोल्स स्टार्ट किए हैं साउथ चाइना सी में। किस कंट्री के साथ मिलकर? तो ये कंट्री है फिलीपींस। हम देख रहे हैं कि यूएस और फिलीपींस लगातार कुछ ना कुछ एग्रीमेंट्स या कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, और इन्होंने हाल ही में अपनी जॉइंट मैरीटाइम एंड एयर पेट्रोल स्टार्ट किया है साउथ चाइना सी में, जिसके बाद जो फिलीपीन के एयरफोर्स एयरक्राफ्ट है वो पार्ट ले रही है जॉइंट पेट्रोल्स में इस। और यही रीज़न है कि दोनों ही कंट्रीज अपने जो कोलैबोरेशन है या जो अपना रिलेशन है उसको और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है द कंट्री फिलीपींस। अच्छा, इसके अलावा हाल ही में इजराइल कंट्री ने लिस्ट किया है लश्कर तैयबा को एज अ टेरर आउटफिट। ठीक है, तो सिंपली आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री है जिसने लश्कर तैयबा को लिस्ट किया है एज अ टेरर आउटफिट? तो आंसर हो जाएगा इजराइल कंट्री। पंकज आडवाणी हु वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट?
तो फर्स्ट ऑफ ऑल पंकज अडवाणी कौन सी कंट्री से खेलते हैं? इंडिया के लिए, और इन्होंने क्लिंच कर लिया है IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल 26 टाइम, और इसी के साथ इन्होंने बीट किया है सौरव कोठारी को इन द फाइनल्स। ठीक है, तो पंकज अडवाणी किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बिलियर्ड्स। यहाँ पे आपसे रनर अप भी पूछ सकते हैं कि जो IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हुई थी उसमें रनर अप कौन रहे? आंसर है सौरव कोठारी। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज कौन है? यहाँ पे आंसर है जस्टिस फातिमा बीवी। ये फर्स्ट वुमेन जज हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिनका हाल ही में निधन हो गया है एट द एज ऑफ 96 ईयर्स। इसी के साथ ये पहली मुस्लिम वुमेन भी थी जो कि अपॉइंट हुई थी टू द हायर जुडिशरी इन द कंट्री, और ये फर्स्ट वुमेन थी टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस इन एन एशियन कंट्री। ठीक है, हाल ही में इनका देहांत हो गया है, इसी वजह से न्यूज़ में थी। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज का नाम क्या था? जस्टिस फातिमा बीवी। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन इज लिस्टेड इन द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन प्रेस्टिजियस लिस्ट ऑफ केस स्टडीज? तो केरला का जो रिनाउंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन है, इसने इंटरनेशनल लेवल पे विक्ट्री हासिल की है बाय सिक्योरिंग एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन ऑन द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की प्रेस्टिजियस लिस्ट ऑफ केस स्टडीज। ठीक है, तो इसी के साथ केरला का जो इनोवेटिव अप्रोच है टू द ग्रास रूट डेवलपमेंट, उसको एम्फेसाइज किया जाएगा और टूरिज्म को अलाइन कराया जाएगा विद द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा केरला स्टेट। देखिए, इसके अलावा दुनिया की जो पहली 3D प्रिंटेड टेम्पल है, इसको हाल ही में इनॉग्रेट कर दिया गया है तेलंगाना स्टेट में, और लगभग 3 महीने लगे हैं इस 3D प्रिंट के लिए। टेम्पल जो है वो 35.5 फीट टॉल है और ये कवर करता है अपने अंदर 4000 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल कहाँ पे लाई कर रहा है इंडिया में, आंसर है तेलंगाना स्टेट में। याद रखिएगा, ये इंडिया का पहला नहीं है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स? कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड से? तो हाल ही में इस अवार्ड को प्रेजेंट किया गया एज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेशन इन 2023। किसने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने, जिसके मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी। प्राइमरी एम था इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करना और उनको एक्नॉलेज करना, यानी कि ऐसे फार्मर्स को जो कि इंगेज होते हैं रियरिंग ऑफ इंडिजिनस एनिमल्स वाली फील्ड में, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियंस को और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, साथ ही मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज और डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अपना देते हैं। ठीक है, तो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द चेयर ऑफ द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 2024? 2024 के लिए इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का चेयर किस कंट्री को डिक्लेयर किया गया है? तो हाल ही में इसकी 63rd काउंसिल मीटिंग हुई थी, जिसके बाद इंडिया को डिक्लेयर किया गया एज द चेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 2024। प्राइमरी फोकस रहेगा कि मेंबर नेशंस को यूनाइट किया जाए ताकि ज़्यादा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को हम अचीव कर सकें शुगर केन कल्टीवेशन में, साथ ही शुगर एंड एथनॉल के प्रोडक्शन में, और जो इसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, तो 2024 में इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का चेयर रहेगा। याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो आंसर है लंदन। ठीक है, यहाँ पे एक और कंट्री की बात कर लेते हैं, वो है नेपाल। नेपाल किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में बनी हुई है। सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, और नेपाल आर्मी का जो कंटिजेंट था जिसमें कि 334 पर्सनल्स मौजूद थे, ये इंडिया में अराइव हो चुके हैं टू टेक पार्ट इन दिस 17th एडिशन ऑफ सूर्य किरण। ओके, तो ये जो एनुअल इवेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्टरनेट तरीके पे एक बार इंडिया में होता है, एक बार नेपाल में होता है, तो इस साल इसको शेड्यूल किया गया उत्तराखंड स्टेट में। कब होगा ये? तो 24 नवंबर से लेके 7 दिसंबर तक ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे वेन्यू भी है उत्तराखंड यानी इंडिया, और कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में होता है? तो इंडिया और नेपाल। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट स्लॉथ बियर रेस्क्यू सेंटर इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इंडिया का पहला स्लॉथ बियर रेस्क्यू सेंटर कौन से स्टेट में लाई करता है? तो स्लॉथ बियर रेस्क्यू सेंटर लाई करता है कर्नाटका स्टेट में, और इसको 2000 ईयर में इनिशिएट किया गया था। इसको हाल ही में एक्नॉलेज किया गया है एज द सेकेंड लार्जेस्ट
स्लॉथ बियर रेस्क्यू सेंटर ग्लोबली, और इसने हाल ही में 18 साल अपने ऑपरेशन के कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये पहला ऐसा फंक्शनिंग सेंटर है फॉर द रेस्क्यूड स्लॉथ बियर्स फ्रॉम द कीपर्स ऑफ डांसिंग बियर्स इन इंडिया। ओके, तो इंडिया का पहला स्लॉथ बियर रेस्क्यू सेंटर कौन से स्टेट में लाई करता है? आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट है एरियान 6 रॉकेट वॉज डेवलप्ड बाय विच स्पेस एजेंसी। इस रॉकेट को किस स्पेस एजेंसी ने डेवलप किया? तो ये एक्चुअली एक यूरोपियन एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम है जिसको कि डेवलप किया एरियान ग्रुप ने ऑन बिहाफ ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोप ने रिसेंटली डेवलप किया एरियान 6 रॉकेट को, और हाल ही में इसने सक्सेसफुली पास कर लिया है सिग्निफिकेंट फुल स्केल ट्रायल को। इसी के साथ इसने माइलस्टोन अचीव किया अपने टेस्टिंग फेज में। जो एरियान स्पेस है जो कि वर्क करती है ऑन द बिहाफ ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरियान 6 रॉकेट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। देखिए, इसके अलावा हाल ही में इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने फॉर्मलाइज कर लिया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को ऑन द सेमी कंडक्टर, और ये जो एग्रीमेंट है ये फाइनल किया गया ड्यूरिंग अ डिस्कशन बिटवीन द लीडर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, इंडिया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। ठीक है, तो एज अ पार्ट ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग यूरोपियन यूनियन ने हाईलाइट किया है कि ये इन्वॉल्व करेंगे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को कंसर्निंग ग्रांटेड पब्लिक सब्सिडीज, ताकि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सके और कोऑपरेशन को मजबूत किया जाए इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर बिटवीन द टू एंटिटीज। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर्मलाइज किया है ऑन सेमीकंडक्टर्स विद विच ब्लॉक? आंसर इज यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द रिन्यूएबल एनर्जी ट्रैकर 2023 रेड 2023 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? तो हाल ही में इस रिपोर्ट को जारी किया है प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने। ठीक है, मींस कैन इंटरनेशनल ने। इसमें इन्होंने रिवील किया कि कंट्रीज बिल्कुल भी ट्रैक पे नहीं है टू अचीव 100% रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। क्यों ऐसा है? क्योंकि इनसफिशियंसी है इन द एफर्ट्स टुवर्ड्स डिप्लॉइंग द रिन्यूएबल्स आउटसाइड द पावर सेक्टर। ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर क्या है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिंपली याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट को जारी किस इंस्टीट्यूशन ने किया है। तो आंसर है कैन इंटरनेशनल। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। ओके, इसके अलावा पॉल्यूशन रिस्पॉन्स को वेरीफाई और एग्जामिन करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने कोलैबोरेट किया डिफरेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज के साथ, और इसी के साथ इन्होंने इनॉग्रेट किया 9th एडिशन अपनी मल्टी एजेंसी नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज का। कहाँ पे? गुजरात स्टेट में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस इंस्टीट्यूशन ने होस्ट किया है नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज को, तो आंसर हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ हॉर्नबिल म्यूजिक फेस्टिवल इन 2023। कौन सा इंडिया का स्टेट है जो कि होस्ट है हॉर्नबिल म्यूजिक फेस्टिवल के लिए 2023 में? तो यूएसए, जर्मनी और कोलंबिया जो हैं ये पार्टनर कंट्रीज रहीं फॉर द 24th एडिशन ऑफ हॉर्नबिल म्यूजिक फेस्टिवल। और ये जो फेस्टिवल है ये 1 से लेकर 10 दिसंबर तक होगा। कहाँ पे? कोहिमा में। ठीक है, तो इस फेस्टिवल में सभी तरीके के एथनिक ग्रुप्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा नागालैंड के, और इसीलिए इसको हम फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं। इसका जो पहला एडिशन था वो 2000 में सेलिब्रेट किया गया था। हियर एक्चुअली आंसर शुड बी नागालैंड, वो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, आंसर इज नागालैंड। और इसके अलावा कौन सी इंडिया की सिटी है जिसने लॉन्च किया है सेफ सिटी कमांड सेंटर क्राइम्स को कर्ब करने के लिए अगेंस्ट वुमेन? तो ये है बेंगलुरु सिटी। बेंगलुरु सेफ सिटी कमांड सेंटर को हाल ही में इनॉग्रेट किया गया बाय द कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया, और ये जो कमांड सेंटर है इसको बनाया गया है विद द कॉस्ट ऑफ 660 करोड़ रुपीज अंडर द निर्भया योजना। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 60% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इस प्रोजेक्ट कॉस्ट को, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 40% का शेयर देगा अपना। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी इंडिया की सिटी है जिसने लॉन्च किया सेफ सिटी कमांड सेंटर को वुमेन के अगेंस्ट होने वाले क्राइम्स को कर्ब करने के लिए, आंसर है बेंगलुरु सिटी। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, और जो भी क्वेश्चन हमारे कल मिस थे उनको हमने आज ज़्यादातर कवर कर लिया, जो रह गए हैं उनको हम कल कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो हम इस वीकेंड पे रिवीजन करेंगे अपने कैटेगरी वाइज वाली वीडियो में, उसमें मैंने टॉपिक सोचा है मिलिट्री एक्सरसाइजेस का। आप बताइएगा कि क्या ये ठीक रहेगा या फिर नहीं। इसमें हम सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस देखेंगे जो अक्टूबर मंथ में हुई हैं,
कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में वो एक्सरसाइज होती है ये देखेंगे, और इस साल वेन्यू कौन सी जगह थी ये भी देखेंगे, ठीक है। तो आप बताइएगा कि ये टॉपिक सूटेबल है कि नहीं, अदरवाइज अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हैं तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। चलिए अब आपकी क्विज पे चलेंगे, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से जितने भी आपको आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मैंशन कर सकते हैं। जो नहीं आते उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Hatsana signing off.